हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे किसकी, केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था की या फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद की, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे एक प्रश्न तो देखने को परीक्षा में मिल ही जाते हैं, हर परीक्षा में, वो चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले संसद की हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ये सबसे पहले अनुच्छेद 79 से। क्या कहता है अनुच्छेद 79? अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक, भारत में एक क्या होगी, संसद होगी, जो किससे बन के बनी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होती है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में किसी सदन में बैठता है। ठीक, इसके बावजूद राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक, उसके बाद अब अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना और कानून को बदलना, यानी कि आवश्यकता अनुसार जो भी कानून है उसको बनाया जाए, उसको बदलने का कार्य कौन करती है, संसद। संसद के दोनों सदनों के जो नाम है वो हिंदी में क्या है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। को कब अंगीकृत किया गया था, 1954 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था। ठीक, और 1954 में जो अंगीकृत किया गया तो उसको कहाँ शामिल किया गया था, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के रूप में, अनुच्छेद 81 के में लोकसभा में। ठीक, यानी कि हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 पढ़ेंगे और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 81 से हमको इनकी जानकारी प्राप्त होगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समाज के मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, उसके बाद राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 238 सदस्य हैं, निर्वाचित हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राज्यों की संख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। ठीक, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक, अब चलिए इसका कुछ विशेष दिया गया है टॉपिक। भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में विधानमंडल या संसद कैसे कैसे ये होती है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं 2 सदन होते हैं, कौन कौन से हैं। एक है राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक, दूसरा है लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसका कार्यकाल भी दिया गया है, कुछ कार्यकाल दिया है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक, और अल्टरनेट एवरी जो चेंज होता है, ठीक, वो बदलता रहता है 2 वर्ष के अंदर। राज्य विधायकों द्वारा चुने गए 238 सदस्य प्लस 12 है वो कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा और समाज में अपने विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, ये राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर लोकसभा में क्या दिया हुआ है कि आम जनसंख्या द्वारा चुने गए 543 सदस्य प्लस 2 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ठीक, सदस्य माने जाते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोक और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष इसमें होते हैं लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निर्णायक वोट के अलावा कोई वोटिंग नहीं होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अन्य तत्वों की। यह राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण जो है 2026 तक के लिए है, यानी कि 2026 में संशोधित न किए जाने का प्रावधान है। यानी कि जो आवंटन किया गया है वो कब तक के लिए किया गया है, 2026 तक के लिए। 2026 के बाद जनसंख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इसी पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। डेफिनेटली आपको इस पॉइंटों का अध्ययन अच्छे प्रकार से करना है और उसके प्रश्नों को नोट्स के माध्यम से समझना है और अपने जीवन में उतारना है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है,
इसके लिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक, फिर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों के सदस्यता नहीं ले सकता है, एक ही होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा को हो चाहे वो राज्यसभा को हो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 83 की। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल जो होता है, इसमें अनुच्छेद 83 में संसद के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, जो इस प्रकार है। लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के कार्य करेगी, यानी कि जो बैठक होती है उसकी पहली बैठक जो हो रही है लोकसभा की, उससे 5 वर्ष तक के लिए वो शासन करेगी, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, यानी कि अप्रस्ताव पत्र भेजकर इसको समाप्त किया जाता है। क्या राज्यसभा में स्थायी सदन है, राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। विशेष तौर से ये हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा प्रथम बैठक के बाद 5 वर्ष तक कार्य करती है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि 2 वर्ष के बाद कुछ जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको छुट्टी मिल जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। मान लेते हैं कि हमारा कार्यकाल 6 वर्ष, 2 वर्ष के बाद 6 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो हम 2 वर्ष के बाद बदल जाएंगे, तो जो 2 वर्ष के बाद चुना जाएगा तो वो 6 वर्षों तक कार्य करेगा, जो पहले से था वो फिर हट जाएगा। इस प्रकार से ये परिवर्तन चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 84 की। ये संसद के सदस्यों की योग्यता को निर्धारित करता है कि कौन सी योग्यता लेके एक व्यक्ति संसद तक पहुंच सकता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोकसभा के लिए जो एज निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए जो निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष है। अन्य योग्यता जो संसद द्वारा बनाई गई विधियों के तहत निर्धारित की गई हो। ठीक, ये भी संसद के द्वारा कुछ विधियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, उसका भी अध्ययन इसके अंदर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 102 के 2 की। संसद सदस्यों की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पहले से वो कोई सरकारी जॉब ना करता हो। ठीक, वह पागल दिवालिया ना हो, अर्थात वो अपने जीवन में जीने में सफल हो, दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य ना हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 103 की। इसके अंदर क्या प्रावधान दिया है, योग्यता के संबंध में उत्पन्न प्रश्नों का विनिश्चय की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। इसमें वह निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा, निर्वाचन आयोग को सलाह दे सकता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। ठीक, अनुच्छेद 99 क्या कहता है, अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद है जो संसद सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। जो संसद होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, वो अनुसूची 3री अनुसूची के अंतर्गत शपथ का प्रावधान दिया गया है, उस शपथ को ग्रहण करेगा। ठीक, संसद के सदस्य का वेतन और भत्ते, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रति माह उसको कितना वेतन मिलेगा, ये लिखा हुआ है, कितने जीरो है इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख रुपए उसको प्रति माह वेतन मिलेगा। मासिक निर्वाचन भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह मिलेगा निर्वाचित क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। कार्यालय भत्ता 60,000 रुपये मिलेगा और दैनिक भत्ता 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक, इसीलिए लोग अधिकतर संसद बनने की यानी कि चुनाव के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी इतनी अच्छी है, मासिक भत्ता अलग मिलता है और कार्यालय भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है। जब इतने प्रकार के भत्तों के साथ वो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उनको जनता की कोई फिक्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जनता की उनको बिल्कुल ही फिक्र नहीं होती है, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं और कुछ इतने बुरे होते हैं जो पैसे की लालच में ही काम करते हैं। हमको इससे क्या, हमको अपने सिलेबस से मतलब है। ठीक, अनुच्छेद 89 के बारे में बात करें, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिसे स्पीकर कहते हैं। ठीक, तो सुनता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति सुनेगा, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति को राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति बना सकता है। अनुच्छेद 90 के बारे में बात कर ले, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति जो होता है उसका त्याग या रिक्त पद या हटाया जाना,
यानी कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 90, उसके अंदर दिया गया है कि उपसभापति का त्याग पत्र या रिक्त पद या उसको हटाए जाने से संबंधित जानकारी हमको अनुच्छेद 90 में मिलती है। राज्यसभा का उपसभापति सभापति को त्याग पत्र देकर त्याग कर सकेगा, यानी कि जो उपसभापति होता है वो सभापति को त्याग पत्र देकर त्याग ले सकता है। ठीक, जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता तब वह पद रिक्त मान लिया जाता है। ठीक, जब शपथ अगर उसने दे ही दिया है त्याग पत्र तो रिक्त तो हो ही जाएगा स्थान। ठीक, राज्यसभा के सदस्य के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। मान लीजिए कोई उपसभापति है और उसमें संकल्प ले लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसमें बहुमत हो जाती है तो उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अब अनुच्छेद 91 के बारे में बात करते हैं। ठीक, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति होती है। ठीक, यानी कि सभापति के रूप में उपसभापति कार्य कर सकता है। अब बात कर लेते हैं उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो होता है वो सभापति के रूप में ही कार्य कर सकेगा। इसमें कोई भी प्रावधान अगर देखा जाए तो बदला नहीं जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद की, जो अनुच्छेद 92 है। इसके अंदर क्या प्रावधान दिया है? अनुच्छेद 92, जब उपसभापति को हटाने का संकल्प या विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना चाहिए। अनुच्छेद 93 क्या दिया है? अनुच्छेद 93 में दिया गया है लोकसभा की प्रथम बैठक के उपरांत अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। जो लोकसभा होती है उसमें प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक के उपरांत उसके अंतर्गत सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देती है और एक को उपाध्यक्ष बना देती है। ठीक, अब अनुच्छेद 94 हमारा क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत दिए गए तथ्य जो महत्वपूर्ण है वो है लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग या त्याग हटाना। लोकसभा का जो अध्यक्ष है पद को त्यागना, हटाया जाना, इसके बारे में इसमें वर्णित है। पद त्यागने के लिए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप सकता है। जब वह सदन का सदस्य न रह जाए तो वह रिक्त स्थान मान लिया जाता है। ठीक, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। मतलब किसी चीज़ से विकार हो जाए तो जब बहुमत साबित हो जाती है, उनकी पारित हो जाती है, बहुमत पारित हो और संकल्प के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 95 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 95 हमारा क्या कहता है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष शक्ति रखता है। ठीक, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 96 क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। ठीक, इसके बारे में जानकारी हमको अनुच्छेद 96 से मिलती है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 97 की। संसद अधिकारियों को वेतन और भत्ते के बारे में हमको अनुच्छेद 97 से जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 98 में क्या है? प्रश्न ऐसे पूछता है सिंपल तरीके से कि संसद के जो अधिकारी हैं उनको वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 97 में रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि संसद का जो सचिवालय किसके अधीन होता है? लोकसभा का। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन साल में 2 बार आवश्यक होने चाहिए। ठीक, दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, यानी कि सदस्यों में से 1/10 भाग उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी कारणवश अगर उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है तो एक समय में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति जो आपातकाल स्थिति में कितना भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, किसी न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान लेते हैं कोई
शासन कर रहा है लोकसभा, यानी कि प्रदेश में अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार, ठीक, और राष्ट्रपति भी भाजपा की पार्टी के हैं। मान लीजिए कि कार्यकाल समाप्त हो जाए केंद्र सरकार का, लेकिन देश में आपातकाल लग जाए, तो आपातकाल की स्थिति में जो संसद पहले से कार्य कर रही है वही कार्य वो 1 साल तक कर सकती है, 2 साल तक कर सकती है। जब तक आपातकाल की स्थिति बनी रहेगी तब तक ये कार्य करती रहेगी। उसमें हम कोर्ट में जाके किसी अन्य पार्टी के द्वारा हम किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देश में आपातकाल लगा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, संसद की विधायिकी शक्ति क्या होती है, क्या क्या कार्य कर सकती है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं। ठीक, संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ठीक, अनुच्छेद 107 क्या कहता है, विधेयक को पुनः स्थापना पारित किए जाने के संबंध में की प्रक्रिया की जानकारी, यानी कि विधेयक बनाना, ठीक, विधेयकों को बनाना, पुनः स्थापना करना या पारित करना, ये अनुच्छेद हमको 107 से मिलता है। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उस पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक की परिभाषा है ये कि जब किसी विषय को कानून बनाने के लिए करते हैं तो एक विधेयक पारित किया जाता है, उस विधेयक पर मंथन किया जाता है। ठीक, और कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वचन कहते हैं। ठीक, प्रथम वचन क्या है, वचन कौन कौन से हैं। प्रथम वचन में विधायक को अध्यक्ष की अनुमति से संसद में प्रस्तुत करना। द्वितीय वाचन में सभा के सदस्य उस पर आम बहस करते हैं, यानी कि सिंपली बहस करते हैं। बहस करने के बाद फिर तीसरा आता है। तीसरा वाचन क्या होता है, तीसरे वाचन के अंतर्गत विधेयक या संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। 3 प्रकार की बहस की जाती है, इस तीनों प्रकार की बहस के बाद ही संसद में कुछ पारित किया जाता है। ठीक, आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक को सदन में पारित, तो विधेयक कहाँ सदन में पारित हो जाता है। अगर आधे से कम है, ठीक, आधे से कम है या आधे हैं तब ये पारित नहीं होगा। मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, 10 में से अगर 6 लोग हैं तब वो पारित हो जाएगा, और 10 में से अगर 5 लोग हैं तब भी वो पारित नहीं होगा। एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आधे से अधिक है तो बहुमत के साथ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना जरूरी है। यानी कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो लोकसभा में भी रखा जाता है और राज्यसभा में भी रखा जाता है, जब तक पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले। आमतौर पे जब मत लिए जाते हैं, ठीक, सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है। जो सभापति होता है वो अपना मत नहीं देता है, मुख्य बात है। ठीक, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष बराबर सदस्य के मत हो तो सभापति अपना मत दे सकता है। मान लेते हैं कि 10 एक व्यक्ति सभापति है और 10 सदस्य है, 10 में से 5 ने एक तरफ यस कहा, 5 ने एक तरफ नो कहा। उस स्थिति में सभापति अपने मत का प्रयोग करता है, अन्यथा वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। यदि विधेयक की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। ठीक, लोकसभा अगर भंग कर जाती है किसी के कारणवश तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता है, उस पर पुनः मंथन किया जाता है। अनुच्छेद 108 की बात करें अब हम। ठीक, अनुच्छेद 108 में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। गतिरोध अगर हो रहा है उत्पन्न तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और की जाती है। यदि साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है और दूसरे सदन में नहीं पारित होता तो समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों अधिवेशन के संयुक्त बैठक को बुला लेता है। ठीक, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, विशेष तौर से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष ना हो तो यह काम उपाध्यक्ष करता है। ठीक, अब हम बात करें अनुच्छेद 109 की, जो धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रियाएं को बताता है। ठीक, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन का जो विधेयक होता है राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।
साधारण विधेयक तो हमको राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, हम पास करा ले जाते हैं, पास हो जाता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक, पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है, पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है, ठीक। उसके बाद यदि लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर राज्यसभा को सौंप देता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ वापस भेज देगा, ठीक। 14 दिन के अंदर उसको सिफारिश करनी होगी और सिफारिशों के साथ उसको वापस करना होगा। यदि राज्यसभा इसे 14 दिन में वापस नहीं करती है तो वह स्वतः पारित हो जाता है। सबसे मुख्य बात है 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा उसको वापस नहीं करती है या कुछ कमियां नहीं दिखाती है तो खुद ब खुद वो पारित हो जाता है। धन विधेयक के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 110 हमको धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 111 की, जो विधेयक पर अनुमति देता है, ठीक। विधेयकों पर अनुमति जो दी जाती है, विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, ठीक। यानी कि कोई विधेयक पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति लेनी है, अनुमति लेने के पश्चात ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति को संसद के पास केवल एक बार पुनर्विचार करने के वापस कर सकता है। यदि संसद के विधेयक दोबारा पास हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कि एक बार जब उसने भेज दिया, एक बार भेज सकता है, दोबारा वो नहीं भेज सकता। दोबारा फिर वहाँ से आ जाता है तो राष्ट्रपति को उसमें हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उस राज्य का विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करके उस विधेयक को कानून बनाने से रोक सकता है या हस्ताक्षर कर भी सकता है। यानी कि अगर कोई राज्यपाल है, राज्यपाल किसी राज्य के लिए कानून बनाना चाहता है और तो उसके लिए वो विधेयक भेजता है राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, वो सिग्नेचर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पुनः भेज सकता है वापस, ठीक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 112 की। अनुच्छेद 112 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 112 के अंदर दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस संबंध में चर्चित शब्द बजट है, ठीक। तदुपरांत पूरे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जो बजट है वो अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में चर्चित शब्द है, ठीक। जो वार्षिक वित्तीय हम लोग बोलते हैं, बजट बोलते हैं, वो अनुच्छेद 112 में मिलता है। बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, ठीक। इसमें भारत की संचित निधि से कितना खर्च किया जाएगा, यानी कि जो भारत के पास पैसे हैं कितना खर्चा किया जाएगा और उस खर्च की पूर्ति कैसे की जाएगी, इस विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 114 की, जिसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक क्या होता है? यदि किसी योजना का आवंटित बजट से अधिक खर्च होता है तो उसके लिए संचित निधि से धन निकलेगा। जो संचित निधि है उससे धन निकाला जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123 की, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र ना हो, यानी कि कोई अध्यादेश जारी करना हो और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ना लग रही हो तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लोकहित में कानून बनाना आवश्यक होता है, ठीक। लोकहित में कानून बनाना आवश्यक होता है, ठीक। अध्यादेश जारी करने के बाद सदन के सत्र के आने से 6 सप्ताह के अंतर यदि अध्यादेश अनुमोदित नहीं होता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश जो जारी होता है उसमें सदन की बैठक होना अनिवार्य हो जाता है, अर्थात वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के क्या कार्य होते हैं। लोकसभा के कार्य क्या होते हैं? कानून को बनाना होता है, मंत्री परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना होता है, कानून में संशोधन करना होता है, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना होता है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर लिखते वक्त कोई त्रुटियां हो गई हों तो आप उसको पढ़ते वक्त यानी समझते वक्त अपने अभिव्यक्ति से सही कर लें और सही नोट बनाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।